नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीकर जिले की 8 विधानसभाओं में किस तरीके की बातें अभी निकल कर आ रही हैं। मतदान के बाद क्या है अनुमान, क्या है एग्जिट पोल, किन सीटों पर भाजपा जीत रही है, किन सीटों पर कांग्रेस के जीतने का अनुमान है। एक एक विधानसभा क्षेत्र का हम विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण में प्रारंभ करूं उसके पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी सीकर जिले में सैकड़ों लोगों से चर्चा हुई है। सामाजिक रूप से सक्रिय अनेक पत्रकारों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, अनेक राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों से भी मैंने चर्चा की है और जो कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं सार रूप में, एक प्रकार से हम एग्जिट पोल कह सकते हैं इसे सीकर जिले का। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे सीकर जिले में। सीकर की जो सीट है, सीकर शहर की जो सीट है, बड़ा रोचक चुनाव वहाँ पर अभी देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे रतन जलधारी, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे राजेंद्र पारिक और पिछली बार भी यही लोग वहाँ से भाजपा और कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा से अनेक नए लोग इस बार टिकट के दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने पुराने प्रत्याशी पर ही भरोसा जताया और रतन जलधारी को ही टिकट दिया। लेकिन इस बार वहाँ की खास बात यह रही कि भाजपा के ही एक नेता ताराचंद धायल, जाट समाज से आते हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। ताराचंद धायल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और सीकर जिले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश शर्मा उनके साथ में रहे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार जो गणित बनी है सीकर सीट पर वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। पहली सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं सीकर जिले में, सीकर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। और जो जानकारियां मेरे पास वहां से आई हैं, ताराचंद धायल बड़ा नुकसान वहां भाजपा को पहुंचा रहे हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र जो है सीकर विधानसभा का, उसमें जो गांव आते हैं पिपराली, कटराथल, सिंहासन, दादिया, कुडली, ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कुछ और भी गांव इनके साथ में वहां लगते हुए हैं। तो कुछ जानकारी तो इस प्रकार की भी आई कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र में कई बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट भी नहीं बैठे, वहां पर कांग्रेस और ताराचंद धायल के एजेंट थे। लेकिन इससे ये नहीं समझा जा सकता कि ताराचंद धायल मुकाबले में आ गए हैं। ताराचंद धायल ने जो काम किया है चुनाव लड़के, वो भाजपा के रतन जलधारी को हराने का एक प्रकार से हम कह सकते हैं काम किया है। तो सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि सीकर की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में इसलिए भी जा रही है क्योंकि पिछली बार जो 2018 का चुनाव था उसमें राजेंद्र पारिक को वोट मिले थे लगभग 43.8% वोट, 83,472 वोट कांग्रेस को मिले थे। भाजपा के रतन जलधारी को 35.8% वोट मिले थे, 68,292 वोट। और लगभग ये कह सकते हैं कि 15,000 से अधिक वोटों से भाजपा चुनाव हारी थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 18 के चुनाव में वाहिद चौहान मुस्लिम समाज से आते हैं, उन्होंने हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उससे चुनाव लड़ा था और वाहिद चौहान ने लगभग 28,906 वोट लिए थे। 15% वोट उन्होंने उस चुनाव में लिए थे। सीकर विधानसभा को हम जब देखते समझते हैं तो कहा जाता है कि लगभग 20% मतदाता मुस्लिम समाज के हैं, सीधे सीधे कांग्रेस को वो लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन 18 के चुनाव में उनमें से बहुत बड़ा वर्ग वाहिद चौहान के साथ गया। इस बार वाहिद चौहान चुनाव मैदान में नहीं थे, यानी वो जो वोट 29,000 वोट जो वाहिद चौहान ने लिए, उनमें से अधिकांश वोट वो कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। ताराचंद धायल ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोनों तरफ से नुकसान भाजपा को है और भाजपा ने वहां पर अपना प्रत्याशी नहीं बदला। अनेक दावेदार थे, युवा भी थे और अनुभवी भी थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी भाजपा ने वहां प्रत्याशी नहीं बदला, तो भाजपा को सीकर विधानसभा में करारी शिकस्त झेलने को मिल सकती है। दूसरी सीट की बात करें, सीकर के पास का क्षेत्र है धोद, आरक्षित सीट है।
और धोद में जब बात करें तो इस बार मुख्य मुकाबला जो था वो था भारतीय जनता पार्टी के गोवर्धन वर्मा के बीच और कम्युनिस्ट पार्टी के पेमाराम के बीच में। साथ ही वहाँ कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार बदला। कांग्रेस पार्टी से पिछली बार परसराम मोरदिया, बड़े अनुभवी नेता कांग्रेस पार्टी के, वो वहाँ से विधायक थे। इस बार परसराम मोरदिया की आयु के चलते उनको टिकट नहीं दिया गया और वहाँ टिकट बदल के जगदीश दानोदिया को टिकट दिया गया। बताया जाता है कि अध्यापक रहे जगदीश दानोदिया और उसके बाद में पार्टी में वो जब कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आए तो चुनाव को वो खड़ा नहीं कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ परसराम मोरदिया के बेटे महेश मोरदिया, उन्होंने लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, उससे उन्होंने वहाँ पर चुनाव लड़ा है। अब शुरू में जो ये मुकाबला था, ये मुकाबला गोवर्धन वर्मा वर्सेज पेमाराम का दिख रहा था और गोवर्धन वर्मा शुरुआती दौर में उसमें लग रहा था कि कुछ बढ़त ले रहे हैं। लेकिन जब ये स्थितियां बनने लगी कि कांग्रेस का उम्मीदवार बहुत पिछड़ रहा है, जगदीश दानोदिया के बारे में बताया जा रहा है कि वो चुनाव खड़ा नहीं कर पाए, तो ऐसे में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो उसका वोट शिफ्ट हो गया, बताते हैं, पेमाराम की तरफ। और जो हमारे पास इनपुट्स आए हैं, जो जानकारी आई है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि धोद की सीट हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टी ले जाए। पेमाराम की जीतने की ज़्यादा संभावना वहाँ बताई जा रही है। मैं जो कह रहा था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से परसराम मोरदिया के बेटे महेश मोरदिया ने जो चुनाव लड़ा है, वो भी एक खास बात है। उनके साथ परसराम मोरदिया खुद चुनाव में नहीं लगे। ऐसा कहा जा रहा है कि परसराम मोरदिया की खिलाफत करके बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहा था, तो 5-7 हज़ार वोटों में सिमट सकते हैं महेश मोरदिया। कांग्रेस के जो जगदीश दानोदिया हैं वो तीसरे नंबर पर उनकी रहने की बात है और मुकाबला पेमाराम और गोवर्धन वर्मा के बीच होता बताया जा रहा है। उसमें भी कहा जा रहा है कि गोवर्धन वर्मा ये चुनाव जीत पाएंगे, ऐसी संभावना बहुत कम है। पिछले चुनाव की बात करें, धोद में 2018 में जो चुनाव हुआ था, उसमें परसराम मोरदिया 75,142 वोट प्राप्त करके जीते थे। पेमाराम दूसरे नंबर पर रहे थे, 61,089 वोट उनको मिले थे और भाजपा के गोवर्धन वर्मा तीसरे नंबर पर थे, 46,667 वोटों के साथ में। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और है, धोद विधानसभा क्षेत्र कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। 2008 में जो परिसीमन हुआ, उसके पहले यदि देखते हैं तो लगातार 3 चुनाव में वहाँ से कम्युनिस्ट अमराराम लगातार जीते हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी धोद से। 1993 में, 1998 में और 2003 में लगातार 3 चुनाव वहाँ से अमराराम जीते थे। और जैसे ही 8 के चुनाव में परिसीमन के बाद धोद सीट रिजर्व हो गई तो अमराराम को वो सीट छोड़नी पड़ी, क्योंकि अमराराम जाट समाज से आते हैं, इसलिए अमराराम ने धोद की सीट छोड़ी पेमाराम के लिए और खुद चले गए दातारामगढ़ सीट पर। तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि धोद सीट जो है वो भाजपा के लिए शुरू से ही एक मुश्किल का सबब रही है। इस बार भी कोई राहत की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। अब बात करें सीकर जिले ही नहीं अपितु राजस्थान भर की नज़रें जिस सीट पर खासतौर पर थी, लक्ष्मणगढ़ की, जहां पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के सुभाष महरिया से है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा का कद पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में भी जिस तरीके से बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पिछले 2-3 वर्षों से जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे, भाजपा के बजाय संघ पर ज़्यादा अटैक कर रहे थे, इस कारण से भी ये सीट चर्चा में रही। और साथ ही बात करें, सामने सुभाष महरिया जो भाजपा के किसी समय कद्दावर नेता रहे, सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2014 में उनको टिकट नहीं दिया गया भाजपा की तरफ से। लोकसभा का स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया गया और उन्होंने जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी में भी रहे, लेकिन 2023 का जो चुनाव आया विधानसभा का, उसके ठीक पहले उन्होंने फिर से भाजपा ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी दी। ऐसे में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट पर जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक हो गया। वहाँ जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता, लंबे समय से
सुभाष महरिया के खिलाफ था वो अचानक उनके पक्ष में कैसे आएगा, और जो लोग पिछले 5, 7, 10 वर्षों से वहाँ से तैयारी कर रहे थे उनकी क्या स्थिति बनी, ये एक विषय हो सकता है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा एक बड़ा नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और भाजपा ने भी कद्दावर नेता सुभाष महरिया को वहाँ से मैदान में उतारा। अब वहाँ जो बात की जा रही है, जो जानकारियां आ रही हैं, सट्टा बाजार जो कह रहा है वो गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष की बात कर रहा है कि डोटासरा फिर से यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं उनका कहना है कि मुकाबला बराबरी का सा है, और अनेक लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पर लगभग 225 के आसपास बूथ बताए जाते हैं, उनमें से 200 से अधिक बूथ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी लगे थे, क्योंकि डोटासरा को हराना कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि संघ के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, और इसलिए संघ ने भी वहाँ पूरी ताकत झोंकी है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहाँ चुनाव में जुटे हैं, लगे हैं, इससे लगता है कि डोटासरा के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो लक्ष्मणगढ़ की जो सीट है उसके बारे में स्पष्ट रूप से कह पाना कठिन है, फिर भी अपर हैंड की बात करें तो मुझे लगता है वो भाजपा की तरफ जाता है, और यूँ लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ये कम मार्जिन से ही जीते। लेकिन लगता है ऐसा कि लक्ष्मणगढ़ की सीट सुभाष महरिया के खाते में जा सकती है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2018 में गोविंद सिंह डोटासरा का मुकाबला भाजपा के दिनेश जोशी के साथ था, और उस चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा को वोट मिले थे 1 लाख के करीब, 98,227 वोट मिले थे। दिनेश जोशी को वोट मिले थे 76,175। तो कहा जा सकता है लगभग 22,000 वोटों से ये चुनाव डोटासरा 2018 में जीते थे। लेकिन उसके पहले 2013 का जो चुनाव था वो भी बहुत रोचक चुनाव था। उस चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा का मुकाबला सुभाष महरिया से था। सुभाष महरिया उस समय भाजपा में थे, और सुभाष महरिया भाजपा के प्रत्याशी थे, और दिनेश जोशी ने निर्दलीय वो चुनाव लड़ा था। तो गोविंद सिंह डोटासरा को 2013 के चुनाव में वोट मिले थे 55,730। सुभाष महरिया दूसरे नंबर पर रहे और 45,000 वोट उनको मिले। लगभग 10,000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन दिनेश जोशी ने जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था 43,199 वोट उन्होंने लिए थे। कुल मिला के सुभाष महरिया और दिनेश जोशी ने जो मिलकर वोट लिए वो वोट हो जाते हैं लगभग 88,000 वोट, और डोटासरा को वोट मिले थे 55,000। तो ये दोनों की ताकत यदि मिल जाती तो हो सकता है समीकरण कुछ और होता। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा बताया गया कि सुभाष महरिया के साथ दिनेश जोशी लगे हुए थे। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हरिराम रणवा भी लंबे समय से वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव में वो सुभाष महरिया के साथ अपेक्षाकृत रूप से कम देखे गए या नहीं देखे गए, इस प्रकार की जानकारियाँ भी वहाँ से आ रही हैं। तो यदि दिनेश जोशी का पूरा साथ सुभाष महरिया को मिल जाता है तो समझा जा सकता है कि लक्ष्मणगढ़ की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। इस तरीके से लेकिन एक बात और वहाँ बताई जा रही है कि लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा की जो बात थी, संघ के सामने एक प्रतिष्ठा और वो सारी चीज़ें जो हमने चर्चा की, इसके साथ ही ईडी के जो छापे पड़े और कथित रूप से जो बातें आ रही थी, पेपर लीक की जो बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी, ये जो चर्चाएं आ रही थी, इनके कारण लोगों का ये कहना है कि ईडी की कार्रवाई गलत समय पर हुई, उसकी सिंपैथी गोविंद सिंह डोटासरा को मिल गई। लेकिन पेपर लीक वाले प्रकरण में वो बदनाम हुए और कई सारे वो जो RAS वाला परिणाम वाला जो विषय था उसमें भी उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन स्थानीय लोगों के काम बहुत करवाए गोविंद सिंह डोटासरा ने, ऐसा कहा जा रहा है। विकास कार्यों के अलावा लोगों के जो व्यक्तिगत काम सरकार से होते हैं वो भी बहुत करवाए। तो इस कारण से गोविंद सिंह डोटासरा की पकड़ जमीनी स्तर पर बड़ी मजबूत थी। तो भी हम कह सकते हैं कि बराबर का सा मामला है। लेकिन फिर भी ये लग रहा है कि यदि 100% में बात करें तो 52% सुभाष महरिया, 48% गोविंद सिंह डोटासरा। अब बात करते हैं
सीकर जिले में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का जो इस बार का मामला है, भाजपा ने चौंकाते हुए वहां से श्रवण चौधरी को टिकट दिया। श्रवण चौधरी जो है वो कोचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनके सामने फिर से कांग्रेस पार्टी के हाकिम अली, ये कांग्रेस पार्टी से वहाँ के प्रत्याशी थे। हाकिम अली के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो फतेहपुर से पहले विधायक रहे भवरू खां, उनके भाई हैं और पिछले चुनाव में भी वो जीते थे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है फतेहपुर का, उसमें श्रवण चौधरी भाजपा से, हाकिम अली कांग्रेस से, नंदकिशोर महरिया, याद कीजिए सुभाष महरिया के भाई जो पहले वहाँ से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, इस बार जेजेपी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा और त्रिकोणीय मुकाबला ये हुआ। मधुसूदन भिंडा भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने भी वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव उनका रहेगा ऐसा नहीं लगता। कुछ वोट, हजारों में कह सकते हैं 5-7 हज़ार वोट ऐसा मिल सकते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन नंदकिशोर महरिया चुनाव को प्रभावित करेंगे। श्रवण चौधरी की खिलाफत वहाँ खूब हुई और इस कारण से हुई कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में कोई काम उन्होंने किया हो ऐसा कभी लगा नहीं, और इसलिए कांग्रेस को सीधे सीधे बढ़त वहाँ मिल रही है। और एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें, हमारे अनुमान के हिसाब से बात करें तो फतेहपुर की सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। फतेहपुर में पिछली बार जो चुनाव 2018 का विधानसभा चुनाव था, हाकिम अली थे विजेता, 80,354 वोट उनको मिले थे और भाजपा का टिकट था सुनीता कुमारी को, उनको वोट मिले थे 79,494। अब यहाँ मज़ेदार बात ये थी कि जिस सुनीता कुमारी को 97,494 वोट मिले थे, लगभग 800-900 वोटों से केवल वो चुनाव हारी हैं। 800-900 वोटों से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी का टिकट भाजपा ने क्यों बदला, इस बात को लेकर सीकर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, आसपास के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खूब चर्चा हुई है। श्रवण चौधरी का जो टिकट आया, किस तरीके से आया, इसको लेकर भी अनेक प्रकार की बातें वहाँ चली हैं। भाजपा संगठन से जुड़े हुए अनेक लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने भी ये कहा कि कुछ फैसले इस तरीके के हो गए सीकर जिले में भाजपा की ओर से टिकट वितरण में कि जिन पर बचाव कर पाना या कार्यकर्ताओं को भी समझा पाना बड़ा कठिन हो रहा था। उन्हीं में से एक सीट लक्ष्मणगढ़ की थी, एक सीट फतेहपुर की थी, एक सीट खंडेला की भी थी। खंडेला पर भी हम अभी आएंगे, लेकिन अभी जब चर्चा हम कर रहे हैं फतेहपुर की, तो फतेहपुर में पिछली बार जो 800-900 वोटों से सुनीता कुमारी हारी, उनका टिकट बदल दिया गया। और उसके पहले का जो 2013 का चुनाव था उसमें भवरू खां कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे, 49,958 वोट उनको मिले थे और नंदकिशोर महरिया 53,884 वोट लेकर चुनाव जीत गए थे। अब फतेहपुर की विधानसभा क्षेत्र की जब बात करते हैं तो खासतौर पर समझ में आता है कि जाट और मुस्लिम मतदाता ये वहाँ बहुत हद तक चुनाव को प्रभावित करते हैं। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव खेलती रही है और सीट जीतती रही है, क्योंकि जाटों में भी एक अच्छा प्रभाव कांग्रेस पार्टी का माना जाता है और साथ ही साथ मुस्लिम समाज का वोट तो एक तरफा कांग्रेस पार्टी को जाता ही है। तो इस बार भी लग रहा है कि हाकिम अली चुनाव बहुत आराम से फतेहपुर का जीतने वाले हैं। श्रवण चौधरी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है।